नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही, पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। घुटने पर आया इजराइल, आखिरकार अब जंग हुई खत्म। हमास के सामने हमास की मानी मांग, फिलिस्तीनियों को करेगा रिहा, साथ ही हमास कुछ इजरायलियों को भी रिहा करेगा। बहुत बड़ी खबर निकल के आई है आखिरकार घुटने पर। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, हिजबुल्लाह ने लिया पत्रकार का बदला। पत्रकार को इजराइल ने उतारा था मौत के घाट। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान में किया भीषण हमला। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां घुटने पर आया इजराइल के पीछे की है बड़ी वजह, डूब गई है अर्थव्यवस्था, इजराइल का बेड़ा गर्क, सैनिकों को वापस युद्ध के बीच बुला रहा इजराइल, बड़ी खबर। चौथी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, आखिर दक्षिण अफ्रीका ने लिया तगड़ा फैसला। दक्षिण अफ्रीका ने करवाया अपनी संसद में वोट। 248 सांसदों ने इजराइल के खिलाफ किया मत, कहा बंद होना चाहिए दूतावास और इजरायली राजदूतों को भेजा जाए घर। और कुछ प्रस्ताव पास हुए वो भी हम आपको बताएंगे। और इन सब के बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को $2.5 मिलियन देने का ऐलान किया है। तो ये भी आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और मुस्लिम देशों ने क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है वो भी हम आपको बताएंगे। और कैसे सीज फायर की खबरों के बीच अब इजराइल के मंत्रिमंडल में ही मच गई फूट, ये भी बताएंगे। नेतन्याहू कैसे पड़ा अलग थलग। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, वीक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दें, जहां आखिरकार घुटने पर आया इजराइल, हमास के सामने सरेंडर, आखिरकार हुआ सीज फायर में फ़लस्तीनियों को करेगा रिहा। हमास ने रखी थी पहले भी ये मांग, इजराइल आखिरकार झुका। दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां फ़लस्तीनियों की रिहाई के लिए इजराइल मान चुका है। 50 हमास के जो लड़ाके हैं 50 इजरायलियों को रिहा करेंगे, तो वहीं फ़लस्तीन के 150 से ज़्यादा बंधकों को रिहा किया जाएगा। इतना ही नहीं, 5 दिनों के लिए ये युद्ध भी जो है वो इजराइल रोकेगा। हालांकि 5 दिनों के लिए कहा गया है, लेकिन संभवतः ये युद्ध आने वाले समय में रुक सकता है। इसके पीछे की वजह अमेरिका और कतर में चल रही बातचीत भी है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब के साथ साथ यूएई और कतर ने इजराइल संग जो है एक बड़ी बात भी की है। तो लगातार मीटिंग और बैठकें चल रही हैं। गाजा पट्टी का जो एक तरीके से कमांड है वो अब फिर से गाजा पट्टी में खास करके फ़िलिस्तीनी सरकार को लेकर हो सकता है। और अब तैयारी पूरी तरीके से जोर है। अब मुस्लिम देशों ने इसी युद्ध विराम के बीच चढ़ाई कर दी है। उनका कहना है कि फ़िलहाल युद्ध विराम के साथ साथ वहां राहत सामग्री भेजी जानी चाहिए। और यही कारण है कि फ़िलहाल जो इस पर सहमति बनी है वो पूरी तरीके से ये है कि 30 बच्चों समेत 50 बंधकों को हमास रिहा करेगा और 150 फ़लस्तीनी भी जो है वो इस पूरे मामले में छूटेंगे। तेल अबीब की मीडिया के अनुसार 30 बच्चे, 8 माएँ और 12 महिलाएं शामिल हैं जिनको छोड़ा जाना है। पुरुषों पर भी कोई बातचीत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर निकल के आई है कि 150 फ़लस्तीनी भी इस पूरे मामले में रिहा किया जाएंगे। इतना ही नहीं, 5 दिनों तक ये युद्ध रोका जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध रुके होने के दौरान जो है वो तुर्की और यूएई जो है वो अपने आप में बड़े पैमाने पर न केवल राहत सामग्री भेजेगा वहाँ, बल्कि टेंटों के साथ साथ ए फील्ड हॉस्पिटल का भी निर्माण तेज़ी के साथ कर रहा है। यानी तुर्की और कतर जो है, तुर्की और यूएई अब तेज़ी के साथ जो है वो गाजा पट्टी में मानवीय सहायता और राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर चुके हैं। वहीं इतने समय में हमास को भी एक बड़ा मौका मिल जाएगा। एक और अपडेट निकल के आई है, हिजबुल्लाह ने इजराइल द्वारा साउथ लेबनान में सिविलियन और पत्रकार फराह उमर के हत्या का लिया बदला। दरअसल लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे थे, हमले के बीच हिजबुल्लाह ने एक बार भीषण अटैक किया है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल के कुछ इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। खास करके लेबनान में सिविलियन की जो मौत हुई थी उसमें उन्होंने कुछ इलाकों में खास करके उन्होंने साउथ लेबनान में ये हमला किया है, सिविलियन को जो मारा गया था। तो वहाँ पर हिजबुल्लाह लगातार अटैकिंग मोड में रहा और 21/11/2023 को उन्होंने बाकायदा ये जानकारी दी है कि उन्हें किन किन इलाकों में लगभग आधे दर्जन इलाकों में भीषण मिसाइलों से हमला किया, जिसमें कई इजरायलियों के मारे जाने की खबर निकल के आई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां भारत ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को $2.5 मिलियन दिया दान। जी हाँ, दरअसल
भारत ने एक बार फिर इजराइल को झटका देते हुए $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और UNRWA 1950 से कार्यरत है और वो फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए प्रत्यक्ष राहत कार्यक्रम चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान में वित्त पोषित किया जाता है। भारत ने सोमवार को फ़लस्तीनी शरणार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित एजेंसियों के मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं और ये योगदान फ़लस्तीन में भारत के प्रतिनिधि ROI रेणु यादव द्वारा UNRWA के विदेश विभाग के भागीदारी निर्देशकों की गई है। तो कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट, गाजा में 4 दिनों के संघर्ष विराम की घोषणा के बाद अगली खबर, जहां इजराइल का अब तक $51 बिलियन का नुकसान हो चुका है। जी हां, दरअसल आपको बता दें, इजराइल की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो चुका है। आरक्षित सैनिकों को अब बीच युद्ध में ही वापस बुलाया जा रहा है। ये बातें खुद इजरायली मीडिया और अमेरिकी रिसर्च ने दावा किया है। कहा गया है कि अमेरिका को इस पूरे युद्ध में अब तक $51 बिलियन, जी हाँ, $51 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो कि इजराइल की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं है जितना इसका महज 1 महीने में नुकसान हो गया है। यानी अगर आप इसे करेंसी में देखेंगे तो लगभग 42 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। जी हाँ, 42 लाख करोड़ का नुकसान जो है वो इन्हें हो चुका है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भी इनकी नहीं है। और $51 बिलियन, तो ये इजराइल की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से धड़ाम हो चुकी है और यही कारण है कि अब आरक्षित सैनिकों को बीच युद्ध में ही वापस बुलाया जा रहा है। एक और अपडेट, दक्षिण अफ्रीका की संसद में हुआ वोट 248 बनाम 91। दक्षिण अफ्रीका में इजरायली दूतावास हुआ बंद, फिलिस्तीन के समर्थन में पड़े 248 वोट। दक्षिण अफ्रीका में इजरायली दूतावास बंद हुआ, इजरायली राजदूत को घर भेज दिया गया, इजराइल के साथ राजनयिक संबंध निलंबित करने का ऐलान कर दिया गया। 3 प्रस्ताव थे, तीनों प्रस्ताव पर 248 लोगों ने जो है वो इजराइल के खिलाफ वोट किया, जबकि 91 ने इजराइल के समर्थन में वोट किया था। तो अब जो है वो इसके बाद से इजराइल सरकार, दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने यह फैसला लिया और पूरी तरीके से जो है वो दक्षिण अफ्रीका में इजरायली दूतावास बंद कर दिया, इजरायली राजदूतों को घर भेज दिया, इजराइल के साथ राजनयिक संबंध निलंबित कर दिए। तो क्या अब मुस्लिम हुक्मरानों में इतनी हिम्मत है कि अपना कार्य करेंगे? तो ये एक बड़ी खबर है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां इस्लामी और अरब देशों की गतिविधियां तेज, गाजा में युद्ध बंद किए जाने पर जोर। गुतरेस ने जंग के बाद के हालात के लिए पेश किया अपना विजन। दरअसल अरब लीग और OIC की ओर से गठित मंत्री कमेटी ने बुधवार को मॉस्को में सरगोई लावरोव के साथ बैठक की और गाजा युद्ध के हालात पर चर्चा की। यह कमेटी सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के दौरे पर रही ताकि इजराइल पर युद्ध रोकने का दबाव डाला जाए। इस मंत्रियों कमेटी के साथ मुलाकात में रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने वाले हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा करते हैं। इस मुलाकात में सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा कि आज हमारा संदेश बिल्कुल साफ है, गाजा में युद्ध फौरन रोकना चाहिए और गंभीरता से शांति प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। और इस बीच उन्होंने कहा कि इजराइल के हाथों अंतर्राष्ट्रीय कानून का लगातार हनन इस कानून की साख खत्म कर देगा और हिंसा तथा चरमपंथ को बढ़ावा देगा। तो इस तरीके से ये चाइना में ये बड़ी बैठक शांति का आह्वान किया गया। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, जहां आखिरकार फिलिस्तीन के सपोर्ट में भारत ने UN में उठाई आवाज़, दोहराई आज़ाद मुल्क की मांग, इजराइल को लगा तगड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अलग फिलिस्तीन देश की मांग को दोहराया। साथ ही उन्होंने मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की बहाली की दिशा में सभी पक्षों को काम करने की जरूरत की वकालत की। साथ ही उन्होंने इजराइल हमास संघर्ष में सीजफायर और फिलिस्तीन के तत्काल मानवीय सहायता दिए जाने का स्वागत भी किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अनौपचारिक चर्चा में बोलते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उन सभी कोशिशों का स्वागत करता है जो संघर्ष को कम करने की दिशा और फिलिस्तीनी लोगों को तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने का काम कर रहा है। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो UN में एक बार फिर से भारत ने इजराइल को उसकी औकात दिखाई है। दरअसल इस बीच जब से कतर ने खास करके भारतीय सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है, तब से भारत पूरी डेडिकेशन के साथ मोदी सरकार की जो नीति वो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ी है। और ये अच्छी बात है, ऐसा पहले ही होना चाहिए क्योंकि भारत हमेशा से ही फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन करता रहा, लेकिन बीच में मोदी रास्ता भटक गए थे तो कतर का वो एक्शन कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, हमास से डील नहीं चाहते थे मंत्री, अब सीज फायर पर इजरायली वार कैबिनेट में ही छिड़ी जंग। दरअसल बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ इजरायली सरकार के डील को लेकर के सरकार के भीतर ही विरोध शुरू हो गया। इजराइल कैबिनेट की बात करें तो इजराइल के वार कैबिनेट में तीखी बहस देखने को मिली। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्विन ने इस डील का कड़ा विरोध भी किया
और नाराजगी जताई। इजरायल कैबिनेट में शामिल 38 सदस्यों में से 3 ने इस डील का विरोध किया। गेट्स ने कहा कि इजरायल के वित्त मंत्री वेजलेस स्टोमिच को गुस्से में जवाब दिया और गेट्स ने कहा कि आप सिनवार पर हमसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। वहीं कल्चरल और स्पोर्ट मिनिस्टर मिकी जोहर और खुफिया मंत्री गिला गैमियल को नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गिनर में बहस हो गई। बेन गिनर ने कहा है कि हम एकजुट नहीं हैं, यह नुकसान पहुंचाने वाला फैसला है। तो सीधे तौर पर ये चीज़ें कही गई हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां वेस्ट बैंक में इजराइल और तुर्कमान के तैबत हॉस्पिटल पर हमला किया। दरअसल एक तरफ इजरायली सेना गाजा पट्टी में सीज फायर की बात कर रही है, लेकिन ये सीज फायर 4 दिनों तक कहा जा रहा है कि होगा। हालांकि इसमें कुछ इजरायली सेना जो है वो वहीं पर रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच अगर देखा जाए तो केवल युद्ध नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, वेस्ट बैंक में जो है वो हमला वो लगातार जारी है। एक तरफ वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना तुर्कमान और टैबत हॉस्पिटल पर हमला किया है। कुछ अन्य इलाकों में भी गोले बरसाए। जवाब में पैलेस्तानी रेजिस्टेंट ने भी कुछ देर पहले भी शक्तिशाली विस्फोटक उपकरण आईडीएफ बुलडोजर को उड़ा दिया। कई आईडीएफ सैनिक मृत या घायल भी पाए गए हैं। ऐसे में हमला जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें दोस्तों, जिस तरीके से यह हमला जारी हो और इस हमले को लेकर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब पूरी तरीके से इसे खत्म करने की कवायद जारी है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें। जो बातें सीज फायर की चल रही है, ओवरऑल फिलिस्तीन पे होना चाहिए, केवल गाजा में होना चाहिए। एक और अपडेट निकल के आया, उत्तर कोरिया ने बढ़ाई अमेरिका की मुसीबतें, अमेरिकी स्पेस एजेंसी के पास भेज दिया अपनी मिसाइल। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया ने मंगलवार को अपने पहले जासूसी उपग्रह के साथ एक रॉकेट लॉन्च किया। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया द्वारा अपने पहले सैन्य टोही उपग्रह की कक्षा में स्थापित करने का एक प्रयास था। इस बार रूस की तकनीकी मदद से दक्षिण कोरियाई सेना ने एक संक्षिप्त बयान में कहा है कि रॉकेट कोरियाई प्रायद्वीप की ओर चाइना के बीच समुद्र के ऊपर से दक्षिण की ओर उड़ गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने इस तरीके के प्रक्षेपण से बचने के लिए अपनी सेनाओं को अलर्ट पर रखा है, क्योंकि उन्हें चिंता है कि उत्तर की रॉकेट का मलबा एशियाई सहयोगियों के क्षेत्र पर गिर सकता है। ये रॉकेट पर पूरी खुफिया जानकारी भी एकत्र करना चाहते हैं ताकि वो निर्धारित किया जा सके और इसके उपग्रह कार्यक्रम का क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसकी तैयारियां जो है वो जारी हैं। तो इस तरीके से उत्तर कोरिया ने पहले जासूसी उपग्रह के साथ लॉन्च किया है। एक और अपडेट निकल के आई है, क्या दिल्ली आ रहे अरब देशों के कई मुल्क नेता, इजराइल हमास जंग के बीच क्या समाधान निकलेगा परमानेंट। दरअसल इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग फिलहाल 5-4 दिनों के लिए भले ही सीज फायर हो गई है, लेकिन इसके बाद युद्ध के आसार प्रबल हैं, क्योंकि इजराइल इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। ऐसे में अब इस बीच आपको बता दें, जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को हो रहे G20 सम्मेलन के दौरान इजराइल हमास जंग को रोकने पर विचार पर विस्तार चर्चा संभावना है। इस बैठक में G20 के लगभग सभी सदस्य देश शामिल होंगे। माना जा रहा है कि G20 के मंच पर इस युद्ध की स्थिति पहलुओं पर गहन मंथन के बाद इजराइल से तत्काल युद्ध विराम और हमास से बंधकों की सकुशल रिहाई का रास्ता साफ हो सकता है। ये महज एक संयोग की बात है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन करने का सुझाव प्रधानमंत्री मोदी ने ही तय किया और उन्होंने सुझाव कि 10 सितंबर को दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान किया गया था। इजराइल हमास जंग के बीच उन्होंने होने वाले सम्मेलन की टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। G20 के जरिए भारत ने 1.5 महीने से चल रहे मध्य पूर्व के इस भयानक संकट को शांतिपूर्ण समाधान से निकालने की पहल हो सकती है। इसमें अरब मुल्क भी शामिल होने वाले हैं। एक और अपडेट, गाजा में साफ दिखाई दे रहा है पश्चिमी देशों का नैतिक पतन। दरअसल सैयद इब्राहिम रईसी ने ब्रिक्स के सेमिनार में कहा कि गाजा पश्चिम की नैतिकता का पतन प्रतीक बन गया है। दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में गाजा के विषय पर आयोजित होने वाले इस विशेष बैठक में मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका ने सारे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को निष्क्रिय कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान ब्रिक्स के सदस्य देशों की सरकारों से मांग करता है कि विश्व में जातीय भेदभाव से संघर्ष करने के लिए कदम उठाए और इसी के साथ अवैध जायोनी शासन है उसके पश्चिमी समर्थकों पर दबाव बनाने के लिए कूटनीति और आर्थिक मांगों का प्रयोग करे। उन्होंने इजराइल के हाथों में गज्जा में किए जाने वाले जीत सफाया की ओर संकेत किया है। तो इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही हुई हैं।